अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद न्यू एपिसोड ऑफ फिज़िक्स। मैंने दो पिछली एपिसोड्स के अंदर फिज़िक्स के पिछली दो किस्तों के अंदर लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को यकीन करें बहुत पकाया, मुझे इस चीज़ का बड़ा एहसास है क्योंकि टॉपिक थोड़ा ड्राई था। आई नो इट, यस टॉपिक वाज ड्राई, लेकिन बिलीव करें व्हेन आई वाज इन माय एफएससी दिस वाज अ टॉपिक दैट वाज माय बैडेस्ट नाइटमेयर, वर्स्ट नाइटमेयर। तो मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया था, मुझे नुकसान उसका बाद में काफ़ी हुआ। फिर मैंने उसके बाद पढ़ाना शुरू किया, मैंने तब भी इसको छोड़ दिया। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो मेरी प्रैक्टिस हुई तो ये सबसे आसान टॉपिक था मुझे जो लगा। टेक्निकल टॉपिक है, आप करेंगे प्रैक्टिस खुद ब खुद आपके हाथ पे चढ़ जाएगा। सो लेक्चर्स को एक दो दफ़ा दोबारा देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ उन पढ़ने वाले बच्चों से। बाकी तो बच्चे यकीन करें बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो ज़रूर देखेंगे, मुझे पता लेक्चर को 2-3 दफ़ा ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को एकदम पक्का पक्का याद हो जाएगा, पक्का पक्का आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस, या किताब में उसका नाम सिर्फ डायमेंशंस रखा गया। डायमेंशन एनालिसिस, ये डायमेंशन क्या कहलाता है ज़रा गौर से सुनिएगा। डायमेंशंस कहते हैं ये किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है कि उस फिज़िकल क्वांटिटी को, वो जो भी क्वांटिटी हो, उसको बेस यूनिट्स में तोड़ के सिंबल्स में लिखना। जो भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसे बेस यूनिट्स में तोड़ के सिंबल्स में लिखना। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंबल्स होते हैं। व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस, ये डायमेंशंस क्या होती हैं, डेफिनेशन लिख लें सबसे पहले। राइटिंग द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ base units with their symbol and square brackets। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस यूनिट्स में तोड़ के उनके सिंबल्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना डायमेंशंस कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंबल्स किस किस क्वांटिटी के कौन कौन से हैं। तो भाई सिंबल्स पे बात करते हैं। मेरे पास इस वक्त जो क्वांटिटीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जो इस्तेमाल होंगी आगे, वो मेन है बेस क्वांटिटीज़ में मास, लेंथ, टाइम। ये तीन क्वांटिटीज़ जहाँ जहाँ पे भी आएंगी। मास के लिए यूनिट जहाँ पे भी मीटर आएंगे, और लेंथ के लिए मास के लिए यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स किलोग्राम्स आएंगे। इसका सिंबल जो आप लिखेंगे वो कैपिटल एम है। लेंथ के लिए मीटर, सिंबल एल इस्तेमाल होगा। टाइम के लिए यूनिट्स सेकंड्स होंगे तो उसके लिए सिंबल टी इस्तेमाल होगा। अब चंद एक डायमेंशंस बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज कर लीजिए, सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। मुझे डायमेंशंस बनानी पड़ गई है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होंगी। मैंने कहा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस यूनिट्स में तोड़े। वेलोसिटी की बेस यूनिट्स क्या है, मीटर्स पर सेकेंड। मीटर एक बेस यूनिट है, सेकंड एक बेस यूनिट है। तो वेलोसिटी डायमेंशंस को अलग अलग कर दिए मीटर और सेकंड में। सो भाई अब मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, इसके लिए डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, एल, यूनिट्स हो जाएंगे एल। सेकंड के लिए डायमेंशंस टी हो जाएंगी एल टी माइनस 1। द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटीज आर दिस वन। थोड़ा सा मुश्किल करवाता हूँ। लेट्स फाइंड आउट द डायमेंशंस फॉर फोर्स। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, अब मज़ा आएगा। फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन। अब तो ये फिजिकल क्वांटिटी न्यूटन की आ गई। अब इस न्यूटन को बेस क्वांटिटी में तोड़ना है। न्यूटन को जब आप बेस क्वांटिटी में तोड़ेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा, किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है, पढ़ लिया है आपने चैप्टर नंबर 3। तो भाई किलोग्राम इज फॉर मास कैपिटल एम, मीटर इज फॉर लेंथ एल, टाइम इज फॉर सेकेंड इज फॉर टाइम टी माइनस 2 के साथ आ गया।
फोर्स की डायमेंशन आ गई। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डायमेंशंस फॉर, और किसकी करें जी, प्रेशर की करते हैं। प्रेशर की डायमेंशंस, प्रेशर की यूनिट्स क्या होते हैं, पास्कल्स, जिसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। न्यूटन की देखो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, कितना तेज में है, न्यूटन की पहले ही कर चुका हूं, ml(T-2) और नीचे आ गया मीटर स्क्वायर है तो यानी L स्क्वायर नीचे आ गया। सॉल्व किया सो ml-1T-2, सो प्रेशर की डायमेंशंस भी मेरे पास आ गई। प्रेशर की भी फाइंड आउट कर ली। अब एनर्जी की करता हूं जरा। एनर्जी कोई भी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी सारी सेम होती हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन, और एनर्जी की यूनिट्स होते हैं जाउल्स। जाउल्स को तोड़ो, न्यूटन मीटर, तो भाई न्यूटन फाइंड आउट हो चुका है, ml(T-2) होता है न्यूटन, मीटर क्या है L, बन जाएगा ml(2T-2). लो भाई एनर्जी की डायमेंशंस भी आ गई। डायमेंशन जिस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सवाल ये है कि हम डायमेंशंस के पीछे क्यों पड़ गए, डायमेंशन से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है जिसकी हेडिंग मैंने ऊपर दी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। चलो भाई इस सवाल डायमेंशन फाइंड आउट करनी तो मैंने आपको सिखा दी, इसके बेनिफिट्स की तरफ आते हैं। इसके बेनिफिट्स ज़रा गौर से देखिएगा, इसके बेनिफिट्स की हेडिंग को यूं भी लिखा जाता है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, इसके दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। अभी लिखवा देता हूं, सिर्फ सुन लें, अभी समझाऊंगा भी थोड़ी देर तक। सबसे पहला एडवांटेज है किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करना। अब भाई होमो क्या होता है, होमो नहीं सॉरी होमोजेनिटी, हम सॉरी यार जज्बाती हो गया ज़रा। होमोजेनिटी क्या होता है, इक्वेशन की होमोजेनिटी से क्या मुराद है, समझाता हूँ, अभी बताता हूँ क्या होता है, इसके बाद आगे चलता हूँ। फिर जो सेकंड इसका एडवांटेज है दैट इज नॉट चेकिंग, ड्राइविंग अ पॉसिबल फॉर्मूला। हम इस इक्वेशन से किसी फार्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस किसी फार्मूला की तश्कील के लिए भी इस्तेमाल होता है, और प्लस ही साथ ही किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। होमोजेनिटी होता क्या, सो भाई आ जाओ साथ ही होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन पे। एक बड़ी मशहूर इक्वेशन आपके सामने लिखता हूं, यकीनन आप सबने देखी हुई है। उस इक्वेशन पे आइंस्टाइन मशहूर है, E = mc²। क्या ये इक्वेशन होमोजीनियस है? होमोजीनियस बोले तो क्या इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड वाकई राइट हैंड साइड के इक्वल है, या हमें आइंस्टाइन ने मामू बनाया हुआ है? सो वी आर गोइंग टू चेक आउट द होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या इक्वेशन होमोजीनियस यानी सेम है, यानी दोनों साइड्स पे। सो लेट्स फाइंड आउट, पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है mc², ठीक है ना, mc²। सो m इज mass kilograms, c इज स्पीड ऑफ लाइट मीटर्स पर सेकेंड, स्क्वायर ले लिया, सो ये बन गया किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशंस मारो ml(2T-2), सो भाई राइट हैंड साइड पे ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को खोलो,
व्हाट इट विल बी, एनर्जी, वहाँ पे ई है, ई बोले तो एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन अभी फाइंड आउट करवाई थी, पीछे करके देख लेना, ml/t-2। सो भाई RHS इज इक्वल्स टू LHS। क्या ख्याल है, एक इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं? यस, दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। सो भाई साबित हो गया, क्या साबित हुआ? होमोजीनियस इक्वेशन, ये इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन। अब यही सवाल एक और तरह से भी पूछा जा सकता है, सवाल लिख रहा हूं, शो दैट E is equals to mc square is dimensionally consistent, consistent लिखा ही लफ्ज़। ये सवाल बड़ा मशहूर, अक्सर पूछा जाता है कि साबित करें कि ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो बस नहीं, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया और साथ ही एडवांटेजेस के पहले पॉइंट को डिस्कस भी कर लिया। एडवांटेजेस का दूसरा पॉइंट है ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। देखते हैं ये फार्मूला ड्राइव करने में भी हम कामयाब होते हैं या नहीं, फिर उसके बाद आज के लेक्चर को एहतमाम पजीर करेंगे। ले जी, कहानी कुछ इस तरह से है हमारे पास। ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, हमने अब ये देखना है हम फार्मूला कौन सा ड्राइव करना चाह रहे हैं। नहीं जी, वही करेंगे जो किताब में हुआ है, और कौन सा करना हमने है भला। मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, क्या आपके पास है? जानने के लिए देखिए वक्फे के बाद। नहीं जी, मजाक बहुत हो गया। मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम को मैंने वाइब्रेट करवा के छोड़ दिया। नाउ द सिंपल पेंडुलम इज मूविंग हियर एंड देयर। लेट्स फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड। इसके टाइम पीरियड के फॉर्मूला को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये जानता हूं कि इसका टाइम पीरियड किन चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। वो जो टाइम पीरियड है वो इस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर सकता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को मैं x लिख देता हूं, चलें। x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, मुझे नहीं पता होगा या नहीं, देखते हैं। x की पावर 1 है, पावर भी तो आएगी। ये जो टाइम पीरियड है प्रोपोर्शनल हो सकता है लेंथ के, लेंथ की पावर b के। ये टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल हो सकता है इस एंगल के, थीटा भी तो बन रहा है, थीटा की पावर c के। और ये टाइम पीरियड डायरेक्टली कुछ भी प्रोपोर्शनल हो सकता है इस बॉब के मास के, मास की पावर d के। सो ये चार चीज़ें हैं जिन पे ये टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। अगर मैं इनको साफ करके लिखूं, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। सो t कैन बी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड x पावर a, प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर b, प्रोपोर्शनल टू थीटा पावर c, प्रोपोर्शनल टू, और क्या लिखा था जी, मास पावर d, और एक और कर लेते हैं प्रोपोर्शनल टू g, ग्रेविटी भी तो है, पावर d e। इन चीज़ों के प्रोपोर्शनल है। लो भाई, अगर मैं इन तमाम चीज़ों को मिला के लिखूं तो ये बन जाएगा t प्रोपोर्शनल टू x पावर a, l पावर b, थीटा पावर c, m पावर d, g पावर e। ये इसके इक्विवेलेंट आ गया। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा x a l b थीटा c m d g की पावर e। अब जब इनको डायमेंशंस में कन्वर्ट करेंगे, टाइम की डायमेंशंस t इन ब्रैकेट्स, कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती, क्वांटिटी की होती। एम्पलीट्यूड की डायमेंशंस l की पावर a और यहाँ पे l की पावर b। थीटा रेडियन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, फारग हो गया,
सो फिर उसके बाद दिस इज मास m की पावर d और यहाँ पे g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन LT-2 की पावर e। मेरे पास ये एक शेप आ गई। अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करूं तो e है, सॉरी, l की पावर a प्लस b, l की पावर साथ e भी ऐड हो जाएगा, m की पावर d और t की पावर -2e। राइट, गॉट इट। यहाँ पे t की पावर सिर्फ 1 है तो l m t रह गया। क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ l की पावर 0, m की पावर 0, t की पावर 1। ऑब्वियसली t की पावर 1 है, जिनकी पावर 0 वो 1 हो जाते हैं, तो ये इसको ये लिखा जा सकता है। यहाँ पे बन गया l की पावर a प्लस b प्लस e, m की पावर d और t की पावर -2e। t को इससे कंपेयर कर लीजिए, बेसिस सेम तो पावर इक्वल, 1 इज इक्वल टू -2e, e किसके इक्वल आ जाएगा -1/2 के। e की पावर मेरे पास आ गई। अब l को कंपेयर करूंगा तो l यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये तमाम चीज़ें 0 के इक्वल हो जाएंगी। 0 इज इक्वल टू आई हैव लेस स्पेस। आगे थोड़ा सा आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं फाइनली आपको लेके चलूँगा एंड तक। 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस ई के इक्वल आ जाएगा। e फाइंड आउट कर चुका हूँ तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू -e यानी 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ले जी, सो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई मुझे। अब आगे मैथ्स के ऊपर बात करता हूँ। मैथ्स की डायमेंशंस वहाँ पे 0, यहाँ पे d इज इक्वल टू 0। लो भाई अब आ जाओ इधर, आपके पास किधर गया, ये कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड निश्चित डिपेंड नहीं कर रहा, ये भी c की पावर पे 0 हो गई। सो दिस a प्लस बी, जो लेंथ a क्या था, डायमेंशन था ना, a प्लस बी किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। सो दिस लेंथ की डायमेंशन 1/2 के इक्वल है, प्लस g की डायमेंशन e -1/2 के इक्वल है। तो लिहाजा लिखा जा सकता है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर 1/2 और g पावर -1/2। So t is equals to L over g, not equals to, proportionals to, और साथ पावर अंडर रूट में आ गई, 1/2 को अंडर रूट लिखा जा सकता है। लिहाजा वो फॉर्मूला जो टाइम पीरियड का आपने बचपन में पढ़ा था, t is equals to 2 पाई अंडर रूट L over g, वो आपने यहाँ तक तो फाइंड आउट कर लिया, रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। क्या चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सके, वो 2 पाई कॉन्स्टेंट। सो भाई ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक आखिरी चीज़, इसकी लिमिटेशन। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की लिमिटेशंस क्या हैं। डायमेंशंस डू नॉट टेल अस अबाउट द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में हमें नहीं बताती, नहीं बता सकती। तो इसकी लिमिटेशन ये, डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन regarding constant। ये जो डायमेंशंस में कांस्टेंट मौजूद होते हैं लाइक दिस, ये जो टाइम पीरियड के फार्मूला में कांस्टेंट था L over G, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन भी इस फार्मूला से, डायमेंशन के एनालिसिस से नहीं मिल सकी। सो डायमेंशनल एनालिसिस डू नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लीजिए यहाँ तक तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। आगे लेके चलता हूँ आपको इससे। द नेक्स्ट थिंग इज यस कंप्लीट। आपका पहले चैप्टर मुकम्मल हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया। नाउ वी हैव टाइम, मेरे पास 10 मिनट मौजूद हैं। मैं चंद एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। ले जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, दैट इज
नेम सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिना अकर इन नेचर विच कुड सर्व एज अ रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। कहता है कि अगर हमारे पास घड़ियाँ ना हों तो ऐसे कौन से टाइम स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रेपिटेटिव फिनोमिनाज हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप वक्त का तयन कर सकते हैं। यानी जिस ज़माने में इंसानों के पास घड़ियाँ ना थीं उस वक़्त वो कौन से ऐसे चेंजेस थे जिन्हें देख के टाइम को मैयर किया करते थे। तो वो ज़माने कदीम के लोग किन चीज़ों से वक्त मैयर किया करते थे? बाय द चेंजिंग ऑफ वेदर, यानी मौसम कैसे चेंज होते हैं? बाय द रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ऑर्बिटल, नॉट रोटेशनल, ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। दूसरा द स्पिनिंग या रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दिन और रात का बदलना। फिर पेंडुलम इस्तेमाल किए जाते थे। फिर जो ह्यूमन पल्स है वो देख के टाइम मेजर किया जाता था। इवन मैं हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ रहा था इन एशियन टाइम्स, जब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जो इंसान थे, जो जंगली इंसान हुआ करते थे उस वक्त जंगलों में रहने वाले, वो शिकार कैसे किया करते थे? बाय द पल्स। जब उन्होंने फॉर एग्जांपल किसी जानवर को देख के वो स्पेयर होता है वो मारा है, वो नेज़ा मारा है, उसके बाद वो 300 पल्स, 3 दफ़ा पल्स का वेट किया करते थे, उसके बाद वो जानवर जो है वो मरता था। यानी आफ्टर 300 पल्स उसे टाइम लगता था मरने में जानवर को, वो नेज़ा खाने के बाद। तो वो टाइम का इस्तेमाल किया करते थे, पल्स के थ्रू टाइम मेजर किया करते थे। तो मैंने आपको क्या क्या गिनवाया? पेंडुलम गिनवाया, रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ गिनवाया, ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ गिनवाया, ह्यूमन पल्स गिनवाया, और ऐसे बहुत सारे फिनोमेनाज और भी हैं जो कि ज़माने कदीम में टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। कहते हैं कि फिर आगे गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ अ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। कहते हैं कि फिर सिंपल पेंडुलम को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करना क्यों छोड़ा गया? क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या खामियाँ थी, क्या कमियाँ थी? खामी और कमी ये थी कि सिंपल पेंडुलम, जिस तरह मैंने भी आपके सामने लिखा था कि इट्स टाइम पीरियड इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स टाइम पीरियड इज़ डिपेंडेंट ऑन एल एंड जी। एल की वैल्यू चेंज होगी, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। एल की वैल्यू चेंज हो सकती है विद द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ बढ़ जाएगी, एक्सपेंशन होती है जानते हो, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। जी मुख्तलिफ दुनिया के कोनों पे वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट है, लिहाजा टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होगा। प्लस दिस पेंडुलम विल नॉट बी कीप ऑन वाइब्रेटिंग फॉर एवर, क्योंकि एयरोडायनामिक फोर्सेस की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से हत्तुल इम्कान इस पेंडुलम को रुकना पड़ेगा। सो लिहाजा ये इसके ड्रॉबैक्स थे, एयरोडायनामिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एंड इट इज़ द टाइम पीरियड इज़ डिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड जी, द वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंडेंट है। ये दो वजूहात हैं। उसके बाद आपको आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किलोग्राम एंड अ मोल? हमें किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के 2 यूनिट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम्स और मोल? उसकी वजह ये है कि एक यूनिट जो है मास का किलोग्राम और एक यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल। वो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के 2 यूनिट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम्स और मोल? असल में मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ही नाम है। तो फिर ये 2 क्वांटिटीज़ क्यों है, मास और मोल? उसकी वजह ये है कि मास इज़ अ बिगर क्वांटिटी। जब किसी भी क्वांटिटी को बड़े लेवल पे मेजर किया जाए तो हम मास का इस्तेमाल करते हैं, जिसे किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है, और उससे भी बड़ा, किलोग्राम से भी बड़ा, टन, 1000 किलोग्राम्स कहा जाता है। जबकि लेबॉर्ट्री लेवल के ऊपर अगर आपने क्वांटिटी को मेजर करना है ऑन सब एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल पे, पार्टिकल लेवल्स के ऊपर, तो आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल का इस्तेमाल करते हैं। मोल इज़ अ स्मॉलर क्वांटिटी, इज़ अ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी used on a lab scale in order to measure the particles की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कमर्शियल लेवल पे बड़ी मेजरमेंट्स करने के लिए we do use the mass, kilograms यूज़ किए जाते हैं। The next question is 3 students measure the length of the needle with a scale on which the minimum deviation is 1 millimeter। एक कहता है 0.214 मीटर, 2145 मीटर, एक कहता है 0.21 और एक कहता है 0.214 मीटर।
तो कौन करेक्ट है? देखो लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बोले तो 0.001 मिलीमीटर। ऑब्वियसली मेजरमेंट में इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम होने चाहिए, इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे या इससे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो गलत बोल रहा है। सो जिसने कहा 0.214 उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लिहाजा वो बच्चा सही कह रहा है, वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। देन देयर इज अ क्वेश्चन, एन ओल्ड सेइंग इज दैट चेन इज ओनली द स्ट्रॉन्ग। ये फजूल सा क्वेश्चन, इसको छोड़ दें। एक आखिरी सवाल आगे करवाता हूँ, फिर ख़त्म करूँगा। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, विच टाइप्स ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। कौन से एरर आ सकते हैं? ऑब्वियसली एक एरर जो सबसे बड़ा है वो सिस्टमैटिक एरर आ सकता है, स्टॉप वॉच ठीक नहीं है, स्टॉप वॉच में फॉल्ट है। दूसरा एरर जो इसमें आ सकता है दैट इज़ द पर्सनल एरर, कि इंसान सही से मेजर नहीं कर रहा, शुरू हो गया मूवमेंट होनी, फिर उसके बाद स्टॉप वॉच ऑन किए, या स्टॉप वॉच पहले ऑन कर दी, मूवमेंट बाद में शुरू हुई है। और तीसरा रैंडम एरर भी आ सकता है, यानी कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, हवा या ह्यूमिडिटी चेंजेस की वजह से भी एरर आ सकता है। तो तीनों एरर उसमें मौजूद हो सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है, रैंडम एरर भी हो सकता है और पर्सनल एरर भी हो सकता है। लेकिन जी यहाँ तक मुझे इजाज़त है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। आज हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिए, तो बाकी का काम इंशाल्लाह फिर करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।